गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम पॉपुलेशन डेंसिटी के ऊपर बात करेंगे। जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व का जो टॉपिक है ये जनसंख्या भूगोल, ह्यूमन ज्योग्राफी या मानव भूगोल या संसाधन भूगोल, इवन सेटलमेंट जो ज्योग्राफी होती है वहाँ प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से यह विषय जुड़ा हुआ है। जब जनसंख्या घनत्व की हम बात करते हैं तो एक इसके साथ ही जनसंख्या वितरण की बात भी हमारे दिमाग में आती है। जब जनसंख्या वितरण की हम बात करते हैं तो जनसंख्या वितरण जो जनसंख्या होती है उसके विक्षेपण को, उसके फैलाव को ज़्यादा स्पष्ट रूप से परिलक्षित करती है। लेकिन जब हम जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं तो जनसंख्या घनत्व जनसंख्या वितरण के विपरीत एक केंद्रीकरण की जो अवधारणा होती है उसको समझाने का प्रयास करता है। इस प्रकार जनसंख्या वितरण और जो जनसंख्या जो घनत्व की जो अवधारणाएं हैं एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जनसंख्या घनत्व जो है जनसंख्या वितरण को ज्यादा तार्किक और विश्लेषणात्मक जो स्थिति होती है उसको ज्यादा बेहतर रूप से एक्सप्लेन करता है। जब हम जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं तो सामान्य जनसंख्या घनत्व की जब हम बात करते हैं जिसको हम वास्तविक घनत्व भी कहते हैं, हम उसको गणितीय घनत्व या सामान्य घनत्व कहते हैं, आंकिक घनत्व कहते हैं, तो ये किसी क्षेत्र के अंदर जो कुल जनसंख्या को उसके क्षेत्रफल से विभाजित करने पर जो प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या जो होती है उसको स्पष्ट करता है। यानी प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के अंदर रहने वाले लोगों की जो संख्या होती है वो उस पर्टिकुलर क्षेत्र के जनसंख्या घनत्व को एक्सप्लेन करती है। लेकिन जनसंख्या घनत्व की जो ये अवधारणा है इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं या कुछ कमियां हम कह सकते हैं, क्योंकि जब किसी क्षेत्र विशेष के जनसंख्या घनत्व को जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो वहां उस पर्टिकुलर क्षेत्र के अंदर जो जनसंख्या का जो वितरण है उसमें समांगता हमें देखने को नहीं मिलती है। कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं उस पर्टिकुलर क्षेत्र में भी जहां जनघनत्व अधिक होता है, कुछ ज्योग्राफिकल फैक्टर्स या अल्टीट्यूड कह लीजिए, कहीं पर किसी क्षेत्र के अंदर पर्वत हैं या पहाड़ी क्षेत्र हैं या बंजर भूमि है, तो वहां पर जो पॉपुलेशन का जो घनत्व होगा, जनसंख्या का जो घनत्व होगा वो उस पर्टिकुलर क्षेत्र में ही जहां समतल भूमि, कृषि भूमि की उपलब्धता या परिवहन की उपलब्धता जो मनुष्य के जीवन को सरल बनाती है वहां पर जो जनसंख्या घनत्व जो होगा वो ज्यादा होगा। तो उस पूरे क्षेत्रफल के जनसंख्या घनत्व के अंदर जो जनसंख्या का जो वितरण है उसमें समानता हमें देखने को नहीं मिलती है। तो इस तरह की कुछ जो सीमाएं हैं इस सामान्य जन घनत्व के रूप में हम देखते हैं। अब यहां विभिन्न प्रकार के अगर हम सामान्य जन घनत्व की बात करें तो इसको भी हम उप प्रकारों के अंदर विभाजित करके इसका अध्ययन कर सकते हैं। वो एथिकल जो पॉपुलेशन डेंसिटी होती है या एथिकल जो डेंसिटी होती है, यानी कुल क्षेत्रफल के अंदर किसी धर्म विशेष के, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो, तो कुल जनसंख्या के अंदर उस पर्टिकुलर वर्ग का
जो जनसंख्या होती है वो उसकी एथिक जो डेंसिटी होती है उसको शो करती है। उसी तरह से लैंगिक डेंसिटी या हम सॉरी सेक्सुअल जो डेंसिटी होती है, सेक्स डेंसिटी होती है, उसको भी हम यहाँ दिखा सकते हैं कि कुल जनसंख्या के अंदर जो पुरुष और स्त्री की जो जनसंख्या होगी उसी को हम लैंगिक घनत्व के अंदर शामिल करेंगे। यानी कि ये जो अर्थमेटिकल डेंसिटी या एक जो क्रूड डेंसिटी या सामान्य घनत्व की जब हम बात करते हैं तो ये उसके उप प्रकार हो सकते हैं। साक्षरता घनत्व, कुल जनसंख्या में कितने लोग लिटरेट हैं, या हम ये कहें कि ग्रामीण नगरीय जो घनत्व यानी कितने लोग कुल जनसंख्या में से ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे हैं, या कुल जनसंख्या में से कितने लोग जो है नगरीय क्षेत्र में रह रहे हैं, तो वो ग्रामीण और नगरीय जो घनत्व होता है उसको इंगित करता है। ठीक उसी प्रकार से जो पॉवर्टी जो डेंसिटी होती है कि कुल जनसंख्या के अंदर कितने लोग जो है गरीबी की रेखा के नीचे रह रहे हैं, ये अलग इशू है कि गरीबी रेखा के मापदंड क्या है। वो समय समय पर अगर हम भारत की बात करें तो पहले योजना आयोग, अभी नीति आयोग के द्वारा उसमें जो है अलग अलग जो निर्धारण है वो किए जाते हैं। लेकिन एक डिमार्केशन या एक निश्चित उसका निर्धारण कर दिया जाने के बाद, यानी कुल जनसंख्या में कितने लोग उस निर्धारित गरीबी रेखा से नीचे निवास करते हैं, तो वो गरीबी का जो घनत्व होता है, पॉवर्टी जो डेंसिटी होती है, उसको शो करता है। औद्योगिक घनत्व यानी कुल जनसंख्या में कितने लोग औद्योगिक गतिविधियों में संलग्न है, तो वो उसके औद्योगिक घनत्व को इंगित करता है। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के जो पॉपुलेशन जो डेंसिटी होती है, जनरल जो डेंसिटी जो होती है, उसको इसके अंतर्गत हम शामिल करते हैं। अब यहाँ जो कायिक जो घनत्व होता है, ये जो विषय है, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर वस्तुनिष्ठ जो सवाल होते हैं, बार बार यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, उस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही जो जनसंख्या के अंदर, चाहे वो कार्यशील जनसंख्या हो या वो कृषि कार्यों में संलग्न जनसंख्या हो, तो या अलग अलग किसी भी आर्थिक गतिविधियों में संलग्न जनसंख्या हो या पोषण जनसंख्या हो, उन सब विषयों को हम यहाँ शामिल करते हैं। इसके द्वारा किसी भी देश की आर्थिक जो स्थितियां हैं उसको भी हम यहाँ निर्धारित करने में, या विकास के जो मापदंड होते हैं उसके निर्धारण में भी ये जो जन घनत्व के जो विभिन्न जो मेथड्स हैं वो बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अब यहाँ जब हम कायिक घनत्व की बात करते हैं, जिसको फिजियोलॉजिकल डेंसिटी कह लीजिए, एग्रीकल्चरल डेंसिटी भी, एग्रीकल्चरल लैंड डेंसिटी भी इसको कहते हैं, तो जब कायिक घनत्व की बात करते हैं तो जो इसके अंदर किसी कृषि योग्य भूमि पर उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या के ऊपर कितना दबाव रहता है, या हम ये कहें कि उस कुल जनसंख्या के अंदर किसी भी क्षेत्र, पर्टिकुलर क्षेत्र की, उसमें उस क्षेत्र की कुल कृषि योग्य भूमि कितनी है, उसको हम फिजियोलॉजिकल डेंसिटी के अंतर्गत शामिल करते हैं। यानी किसी क्षेत्र की कृषि योग्य भूमि पर क्षेत्र की कुल जनसंख्या का दबाव कितना है, उसको यहां हम शामिल करते हैं। और कुल क्षेत्र से कृषिगत भूमि को जब हम शामिल करते हैं यहां पर, तो उसमें कुल क्षेत्र में जो गैर कृषिगत जो भूमि होती है उसको हम यहां पर शामिल नहीं करते हैं। केवल किसी क्षेत्र की कुल जनसंख्या और कृषि के अंतर्गत शामिल की गई जो भूमि होती है उसको यहाँ हम शामिल किया जाता है। तो इस दृष्टिकोण से जब हम जनरल सामान्य जब जन घनत्व की बात करते हैं, तो जब हमने कहा था कि उसके अंदर जो उच्चावच के आधार पर जो जनसंख्या घनत्व के अंदर जो एक वेरिएशन हमें देखने को मिलता है या उस तरह की समांगता हमें देखने को नहीं मिलती, तो उसका ज़्यादा वैज्ञानिक जो विश्लेषण है यहाँ हम कायिक घनत्व के अंतर्गत शामिल करते हैं, क्योंकि जो गैर कृषिगत जो भूमि होती है उसको यहाँ कायिक जो घनत्व होता है या एग्रीकल्चर लैंड जो डेंसिटी होती है उसके अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता। केवल कृषि की जो भूमि होती है, कृषि योग्य जो भूमि होती है, उसके ऊपर जो कुल जनसंख्या का जो दबाव है उसको ही यहाँ हम शामिल करते हैं।
जैसा कि हम यहाँ फॉर्मूले में भी देख सकते हैं कि कायिक जनसंख्या, कायिक घनत्व की बात करें तो किसी क्षेत्र की कुल जनसंख्या, एक जो पर्टिकुलर क्षेत्र जिसकी हम बात कर रहे हैं, और उस क्षेत्र की कुल कृषि योग्य जो भूमि है उसके ऊपर वो जो जन घनत्व का जो दबाव उस कृषिगत भूमि के ऊपर होता है उसको हम कायिक घनत्व के अंदर शामिल करते हैं। अब जब हमने अंकगणितीय घनत्व की या सामान्य घनत्व की बात की थी तो हमने क्या कहा था, कुल क्षेत्रफल और कुल जनसंख्या। अब वो प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र स्पेसिफिक उसकी हम बात करते हैं। तो जब हम कायिक जनसंख्या की बात करते हैं तो उसके अंदर कुल जनसंख्या और जो कुल कृषि योग्य जो भूमि होती है उस पर्टिकुलर क्षेत्र की, उसको हम यहाँ पर शामिल करेंगे। अब यहाँ जो कायिक घनत्व की हमने बात की, अब यहाँ कायिक घनत्व और कृषि घनत्व के अंदर भी एक डिफरेंस होता है। वो इसको जब हम एनालिसिस करते हैं, कृषि घनत्व की जब हम बात करते हैं, आगे उसको और एक्सप्लेन करेंगे, तो कुल कृषि जनसंख्या यानी कुल जनसंख्या में वह जनसंख्या जो कृषिगत कार्यों में संलग्न है और कुल कृषि योग्य जो भूमि होती है उसका जो हम अनुपात निकालते हैं या जो घनत्व निकालते हैं उसको हम कृषि घनत्व के अंतर्गत शामिल करते हैं। यहाँ हमने कृषि घनत्व को आपके लिए एक्सप्लेन किया है कि कृषि घनत्व क्या होता है, कि कृषि घनत्व किसी क्षेत्र की कुल कृषिगत जनसंख्या, कृषि कार्यों में संलग्न और उसी क्षेत्र की कुल कृषि योग्य जो भूमि का जो अनुपात होता है उसको हम एग्रीकल्चरल डेंसिटी के अंतर्गत शामिल करते हैं। इसको समय समय पर विभिन्न विद्वानों के द्वारा अलग अलग तरीके से उसको मॉडिफिकेशन भी किया गया। तो एलन जो विद्वान थे, इन्होंने क्रिटिकल जो घनत्व है उसकी बात की। उनका एक फॉर्मूला भी था, कृषि क्रिटिकल घनत्व बराबर 100 C/F A/B, जिसमें C ड्यूरेशन ऑफ कल्टीवेशन लैंड, F ड्यूरेशन ऑफ फैलो लैंड और A पर कैपिटा प्लांट जो लैंड होता है और B परसेंटेज ऑफ लैंड कल्टीवेशन। तो इन चीज़ों को यहाँ एक तरह से जो कैरिंग कैपेसिटी जो होती है उसको भी यहाँ इन्होंने कृषि घनत्व के अंदर एक्सप्लेन करने का काम किया। ये कई परीक्षाओं के अंदर फॉर्मूले के फॉर्म के अंदर भी आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। अब जो नेक्स्ट जो घनत्व की हम बात करें तो आर्थिक घनत्व की हम बात करते हैं। जब आर्थिक घनत्व की हम बात करते हैं तो यहाँ जो संसाधन जो होते हैं किसी भी क्षेत्र के अंदर और उन संसाधनों के ऊपर वहाँ जो जनसंख्या का जो दबाव होता है वह उसको हम यहाँ आर्थिक घनत्व के अंदर शामिल करते हैं। अब वो जो संसाधन है वो कृषि भूमि हो सकती है, वो औद्योगिक गतिविधियां हो सकती हैं, वो पानी के रूप में हो सकता है, वो खनिज संसाधन हो सकते हैं। तो वो संसाधनों के ऊपर जो कुल जनसंख्या का जो भार होता है उसको हम आर्थिक घनत्व के अंदर शामिल करते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, किसी क्षेत्र की जो कुल जनसंख्या जो होती है और उस क्षेत्र के अंदर, उस पर्टिकुलर क्षेत्र के अंदर जो कुल जो संसाधन, सभी तरह के संसाधन जो अवेलेबल है उनका जो भार होता है उसको हम यहाँ जो आर्थिक जो घनत्व होते हैं उसके अंतर्गत शामिल करते हैं। जैसा हमने कहा भी है कि जो अंश जो होता है उसके अंदर कुल जनसंख्या और जो हर होता है उसमें समस्त संसाधनों की कुल उत्पादन जो क्षमता होती है उसको शामिल किया जाता है। यानी किसी क्षेत्र की कुल जनसंख्या की आवश्यकता और उस क्षेत्र में उपलब्ध उत्पादित संसाधनों के बीच में जो आनुपातिक जो संबंध होता है उसी को हम आर्थिक घनत्व के अंतर्गत शामिल करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये जो पोषण घनत्व है या न्यूट्रिशन जो डेंसिटी होती है उसको हम शामिल करते हैं। और इसके अंदर केवल इसकी एक डिमिलिटेशन ये है कि जब हम आर्थिक पोषण घनत्व की बात करते हैं तो किसी क्षेत्र के अंदर जो गैर कृषिगत जो गतिविधियां होती हैं या गैर कृषिगत गतिविधियों के माध्यम से जो आय के द्वारा जो एक तरह से संसाधनों को हम अर्न करते हैं तो उन चीजों को यहाँ पर हम शामिल नहीं करते। केवल पोषण घनत्व की जब हम बात करते हैं तो उस क्षेत्र के अंदर केवल खाद्यान्न उत्पादन जो लैंड है उसको ही शामिल किया जाता है। गैर खाद्यान्न उत्पादन जो भी गतिविधि सम्मिलित है उनको यहाँ पर शामिल नहीं किया जाता। तो पोषण घनत्व किसी क्षेत्र के अंदर वो खाद्यान्नों के अंतर्गत जो प्रयुक्त प्रति इकाई जो भूमि होती है वो पर जनसंख्या और की औसत संख्या का जो दबाव होता है उसको यहाँ पर हम शामिल करते हैं। उसी को हम जो पोषण जो घनत्व होता है उसके अंतर्गत शामिल करते हैं। इस तरह से विभिन्न प्रकार के जो घनत्व जो होते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी की हम बात करें या कायिक घनत्व की बात करें, तो इस तरह के जो चीज़ें हैं उनको हम यहाँ जनसंख्या घनत्व के अंदर शामिल करते हैं। और इसके द्वारा
जब हम विकास के स्तर को नापते हैं, जब हम कायिक घनत्व की बात करते हैं, तो विभिन्न जो संसाधनों की अवेलेबिलिटी और जनसंख्या, जब हम पॉपुलेशन रिसोर्स की जो कॉन्सेप्ट थी कि किस तरह से जन घनत्व का और संसाधनों के बीच में जो अनुपात होता है, जिसकी बात हमने एक पूर्व के वीडियो में की भी थी, तो उन सब चीज़ों को समझने के अंदर भी ये जो जन घनत्व को समझने के जो विभिन्न जो मापदंड हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और नियोजन की प्रक्रिया के अंदर, विकास के स्तर को निर्धारित करने के अंदर, इन जो विभिन्न घनत्वों के अध्ययन के आधार पर हम एक विकास का एक मापदंड या एक मॉडल का निर्माण कर सकते हैं, या विभिन्न प्रक्रियाओं को समझने के लिए नीति नियोजन के अंदर इस तरह के जो आंकड़े होते हैं उनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। धन्यवाद।